पति अपनी पत्नी पर फ़ोन करता है और फ़ोन करके पूछता है कि वो दवाई तुम्हारे पास है या ख़त्म हो गई है। अब वह ये भी पूछता है कि तुम घर पर ही हो या फिर कहीं बाहर हो। तो पत्नी कहती है मैं घर पर ही हूँ और वो जो दवाई है जिसकी बात कर रहे हो, जो शक्तिवर्धक दवाई है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी है मेरे पास। अगले ही क्षण पति कहता है ठीक है, मैं 3 लोगों को भेज रहा हूँ और मालदार हैं, अच्छे से उनकी सेवा कर देना और सिर्फ 3 घंटे के लिए बुकिंग है, 3 घंटे से एक भी मिनट ज़्यादा मत होने देना। अब यह बात पत्नी से कह रहा है एक पति दोस्तों, और फिर शाम को दूसरी पार्टी भी आएगी, उसको भी इसी तरह से संभालना है तुम्हें। दोस्तों ये बातचीत सुनकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आखिर इनका काम क्या था, दोनों पति पत्नी का। और फिर एक दिन यहाँ पर ऐसी घटना होती है, पति की मौत हो जाती है इस घटना के अंदर। आखिर क्या हुआ था जो पति अपनी पत्नी को शक्तिवर्धक दवाई खिलाकर ग्रुप में भेजा करता था और उससे ऐसा कुकर्म करवाया करता था, एक दिन अचानक उस पति की ही मौत हो जाती है। क्या तो मामला था इस कहानी के पीछे, क्या चीज़ थी, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे और किस तरह से वासना और नशे की लत इंसान को बर्बाद कर सकती है, उसकी भी यह पूरी कहानी आपको सुनने को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के अंदर राजावाड़ी एक गांव पड़ता है, जिस गांव के अंदर नागेंद्र नाम का एक शख्स रहा करता है जो कैटरिंग का काम किया करता है। उससे गुजर बसर उसका हो रहा है, उसके छोटे भाई बहन हैं और उसके माता पिता हैं। माता पिता खेती करते हैं तो यह कैटरिंग का काम करता है। घर के अंदर कुछ ना कुछ आमदनी हो जाती है और उससे इनका गुजर बसर हो ही रहा था। अब आपको पता होगा दोस्तों, महाराजगंज जो है, महाराजगंज के पास ही नेपाल पड़ता है, तो यह कैटरिंग कई बार नेपाल के अंदर भी कैटरिंग का काम कर आया करता था। अड़ोसी पड़ोसी है नेपाल और आना जाना फ्री होता है, तो नेपाल में भी चला जाया करता है। 6 साल पहले की बात है, यह नेपाल में कैटरिंग का काम करने के लिए गया था और वहाँ पर जैसे काम करता है तो नेहा नाम की लड़की से इसकी मुलाकात हो जाती है और फिर उससे इसको प्यार हो जाता है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि अब यह उस नेहा नाम की लड़की से शादी करना चाहता है और अपने घर वालों को बताता है। उधर नेहा अपने घर वालों को बताती है तो घर वाले बिल्कुल इस शादी से कोई इनकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि भैया तुम्हें एक साथ रहना है, ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद दोस्तों इन दोनों की धूमधाम से शादी होती है। अब शादी होने के बाद 3 साल गुजर जाते हैं, इनको एक बेटा भी पैदा हो चुका था। मगर 3 साल बाद अब नागेंद्र को लगता है कि कैटरिंग के काम में कोई ज़्यादा बचत नहीं है, ये तो बस ऐसा ही फोकट का काम है और कोई नौकरी मुझे बंधी बंधाई मिल जाए तो महीने के 10, 20, 15, 20 जो भी कुछ आएंगे महीने के तो आएंगे। कैटरिंग के काम में ऐसा है कि कभी आ गए, कभी नहीं आए, कभी भूखा, कभी पेट भरा हुआ, ऐसा काम। तो अब ये नागेंद्र एक नौकरी ढूंढता है और नौकरी जो कि इस गांव राजावाड़ी गांव से थोड़ी दूरी पर जो शहर पड़ता है छोटा सा, वहाँ पर एक होलसेल की दुकान पर इसको नौकरी मिल जाती है, जहाँ पर इसको थोड़ा बहुत काम करना था, उस दुकान में रहना था, उस सेट के नीचे इस तरह की नौकरी इसको मिल जाती है तो वहाँ पर नौकरी करने लगता है। मगर दोस्तों यह अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ महाराजगंज चला जाता है। महाराजगंज जो कि काफ़ी दूर था, अब यह वहाँ से यहाँ पर नौकरी करने आएगा अपने गांव के पास छोटे से शहर में, लेकिन यह चला गया। घर वालों ने भी पूछने की कोशिश भी की थी लेकिन इन्होंने कोई बात बताई नहीं। और उसके बाद यह अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर महाराजगंज में किराए का कमरा लेकर के वहाँ पर रहने लगता है और फिर कुछ दिन तक तो वह किराए से दुकान पर आया करता है ड्यूटी करने के लिए। लेकिन कुछ दिन के बाद उसने बाइक ले ली थी और उसके ठाट बाट कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगे थे। और दोस्तों जैसे उसके ठाट बाट ज़्यादा बढ़ने लगे थे, माँ बाप बहुत खुश थे कि हमारा बेटा कमा रहा है, बड़ी मेहनत की कमाई है। मगर इसके पीछे का राज तो बाद में खुलने वाला था। 1 साल गुजर जाता है। 1 साल गुजरने के बाद अब पता नहीं इन पति पत्नी के बीच में कुछ होता है या नहीं होता है, क्या बात थी। नागेंद्र अपने माँ बाप के पास आकर रहने लगता है और वहीं से बाइक लेकर के नौकरी पर चला जाया करता है। माँ बाप भी कहते हैं बेटा ये क्या चक्कर है, हाँ पत्नी बहू को तू वहाँ पर इतनी दूर छोड़ करके और हमारे पास रह रहा है, बहू को भी यहीं पर ले आ, बच्चे को भी यहीं पर ले आ, वहाँ पर किराया क्यों दे रहे हो तुम लोग। लेकिन अभी भी कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी। यह अब अपने माँ बाप के पास रहकर गांव के पास जो समीप जो छोटा सा शहर था उसी में नौकरी लगा हुआ था, ये वहाँ पर बाइक से जाने लगता है। तो माँ बाप भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसकी मन मर्जी है, जो करेगा, हमारी बात मानता तो कभी है नहीं। अब आ जाती है 12 सितंबर 2025 की तारीख।
12 सितंबर 2025 को पिता देखता है कि भाई अभी तक लड़का आया नहीं है, और रोज़ तो आ जाया करता था शाम को टाइम पर ही। तो वह अपने बेटे के पास फ़ोन करता है, लेकिन नागेंद्र वापस फ़ोन नहीं उठाता है और उसका फ़ोन भी बंद था। अब बेटे की चिंता होती है, लेकिन फिर माँ बाप सोचते हैं कि शायद महाराजगंज चला गया होगा पत्नी के पास। और उसके बाद वह अपनी जो बहू थी, बेटे की पत्नी, उस नेहा के पास फ़ोन करते हैं, लेकिन नेहा का भी फ़ोन बंद था। अब तो माँ बाप बहुत ज़्यादा टेंशन में कि आखिर बात क्या है, मामला क्या है। रात गुजर जाती है, इधर उधर कोशिश भी करते हैं माँ बाप की आखिर बेटा गया तो गया कहाँ। अब सुबह जैसे होती है तो दूसरे दिन सुबह पुलिस का फ़ोन आता है पिता के फ़ोन पर, और पिता के फ़ोन आने के बाद पुलिस कहती है भाई सड़क पर बाइक पड़ी हुई मिली है, और बाइक पर जो सवार था उसकी मौत हो चुकी है, और बाइक के नंबर से हमें आपके घर का नंबर मिला, आपका फ़ोन नंबर मिला, और ये जो बाइक पर है इसकी मौत हो चुकी है। अब तो दोस्तों पिता के तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि वो बाइक तो मेरे बेटे की और वही चला रहा होगा, उसकी मौत हो गई है। इधर जब पुलिस देखती है कि बाइक पड़ी हुई है सड़क के किनारे और सड़क पर ही है और इसकी मौत हो चुकी है, तो पहले पुलिस यही सोचती है कि शायद कोई टक्कर मार गया होगा, शायद एक्सीडेंट है ये, तो इस केस को रफा दफा करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पुलिस की नज़र इसकी गर्दन पर पड़ती है, तो गर्दन पर किसी ने मानो जैसे फंदे से घोटा हो या गला दबाया हो, इस तरह का नीला निशान था। तो पुलिस को एकदम से शक होता है, तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है इसकी तो हत्या की गई है गला दबा करके, और इसके नीचे वाले पांव घिसे हुए थे, यानी कि किसी ने हत्या करके मोटरसाइकिल पर बिठा करके इसके पांव लटक रहे होंगे इधर उधर, और वो ज़मीन में घिस रहे होंगे, और फिर यहाँ पर लाश को डाल दिया है। इस तरह का मामला यहाँ पर सामने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आता है। उसके बाद इसकी कॉल डिटेल्स चेक की जाती है। माँ बाप का रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद डेड बॉडी को माँ बाप को सौंप दिया जाता है। माँ बाप उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन बेटे की पत्नी नेहा को कोई मतलब ही नहीं था इस बात से, ना ही उसे खबर थी, क्योंकि उन्हें अपना फ़ोन बंद भी कर रखा था। अब बेटे की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है नागेंद्र की, तो कोई भी यहाँ पर पुलिस को ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता है, क्योंकि वह नौकरी दुकान पर किया करता था, तो लोगों से उसकी बातचीत होती रहती थी। अब उसके बाद माँ बाप से पूछताछ की जाती है, तो माँ बाप से जब पूछताछ की जाती है तो माँ बाप बताते हैं कि भैया ये दूर रहता था हमसे, पत्नी के साथ महाराजगंज में रहता था किराए का कमरा लेकर के, और वहीं से यहाँ पर आता था नौकरी करने के लिए, और अब तो पिछले काफ़ी दिनों से ये हमारे घर पर ही रहता था और यहीं से नौकरी करने के लिए चला जाया करता था। अब तो पुलिस को भी ये बात अटपटी सी लगती है कि बीवी बच्चे तो हैं दूर शहर में, और ये अपने गांव में रहता है और यहाँ से नौकरी जाता है, बीवी बच्चों को यहाँ पर क्यों नहीं ले आता ये। तो मतलब बहुत सारे सवाल उठते हैं, और यह सवाल माँ बाप ने भी उठाए थे पुलिस के सामने कि हमें ऐसा लगता है कि भाई ये आखिर यहाँ से नौकरी क्यों कर रहा है, यहीं पर क्यों नहीं आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जब इकट्ठी होती हैं तो पुलिस का शक अब उसकी पत्नी पर चला जाता है, नेहा पर, और पुलिस उसकी पत्नी के कमरे पर पहुंच जाती है। लेकिन पत्नी के कमरे पर पहुंचने से पहले पुलिस उस दुकानदार के पास जाती है जो उसके गांव से थोड़ी दूरी पर शहर में होलसेल की दुकान थी, जहां पर यह नागेंद्र नौकरी करता था। वहां पर जाकर जब पूछताछ की जाती है तो जो दुकानदार होता है सेठ, वो कहता है कि यार बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही बढ़िया लड़का था। पर दोस्तों दुकानदार जो था वह होलसेल का मालिक था, उसका बेटा होता है जिसका नाम होता है सूरज। अब वो एकदम से बोलता है कि रात को एक महिला का फ़ोन तो मेरे फ़ोन पर आया था और वह पूछ रही थी कि नागेंद्र से बात करवाओ मेरी, और पर नागेंद्र तो यहाँ पर था नहीं। अब जो पुलिस होती है उस फ़ोन को चेक करती है तो वह फ़ोन तो नेहा का था, नागेंद्र की पत्नी का। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस नेहा जो होती है उसके कमरे पर पहुँचती है और वहाँ जाकर पहले दरवाज़ा खटखटाती है तो नेहा दरवाज़ा नहीं खोलती है, और जब पुलिस ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है, काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी रहती है, तो एकदम से पुलिस के सामने दरवाज़ा खोला जाता है तो पता चलता है नेहा तो आराम से बैठ कर के टीवी देख रही है। और उसके बाद दोस्तों नेहा से पूछताछ की जाती है। नेहा की कॉल डिटेल्स चेक की गई थी, तो नेहा की कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि वह उस दुकानदार के लड़के सूरज से बहुत ज़्यादा बातचीत किया करती है, जिस होलसेल की दुकानदार पर उसका पति जिसका नाम है नागेंद्र लगा हुआ था, उसी दुकानदार का जो सेठ था उसके लड़के सूरज से बातचीत किया करती है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूरज जो कि ये कह रहा था कि मेरे पास किसी औरत का फ़ोन आया था, और जबकि यह लगातार उससे बात करती है, तो यहाँ पर बात में झोल बन जाता है। पुलिस इस बात पर गौर करती है और इन दोनों को उठा लेती है, और दोनों को उठाने के बाद इनसे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है कि मामला क्या है, तो यहाँ पर यह मामला खोलते हैं। मामला बताते हैं कि नागेंद्र को हमने बुलाया घर पर, उसको शराब पिलाई, शराब के नशे में उसको नॉनवेज खिलाया, और उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी हमने, और फिर उसको बाइक पर बिठाकर बीच में उसको हाईवे पर ले जाकर उसको और उसकी बाइक को हमने वहीं पर डाल दिया, जिससे कि यह केस लगे कि एक्सीडेंट इसका हुआ है। और बाइक पर जब वे ले जा रहे थे दोस्तों, जब उसके पाँव इधर उधर थे तो ज़मीन से रगड़ रहे थे, तो इसलिए उसके जो पाँव की उंगलियां थी वहाँ से पाँव घिस गए थे। अब यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था, तो यह सारा मामला है मैच कर जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस पूछती है कि वजह क्या थी, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह वजह बताते हैं कि किराने की दुकान पर वह काम करता था, जो उसका पति है, और पत्नी भी कई बार दुकान पर चली जाया करती थी। अब जो नागेंद्र होता है जिसकी मौत हुई है, अब वह नशे का आदी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर अकेला था, माँ बाप का सानिध्य नहीं था। घर पर तो माँ बाप देख लिया करते थे, कहीं से आता रात बेरा तो देखते कोई पी कर तो नहीं आया, इस तरह का थोड़ा कंट्रोल तो होता ही है माँ बाप के पास, लेकिन वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं था और नशे की लत इसको पड़ जाती है, और एक मामले में यह नशे के चक्कर में जेल भी इसको जाना पड़ता है। और फिर दोस्तों नागेंद्र जो होता है, अब उसकी जब नशे की लत पूरी नहीं होती है कहीं से भी, जो नौकरी करता है उसके पैसे तो वह 10-5 दिन में ही उठा दिया करता जो नौकरी से मिला करते, और बाकी फिर वो अपनी पत्नी के गहने जेवर बेच करके नशे की पूर्ति करता। लेकिन अभी भी उसकी पूर्ति नहीं पड़ रही थी, पत्नी के खाने के लाले पड़ रहे थे, उसका बच्चा भी कई बार भूखा रह जाया करता था। तो अब यह अपनी पत्नी से गंदा काम करवाने लगता है, देह व्यापार। पत्नी को जैसे तैसे अपनी बातों में फंसा लेता है, कहता है देखो गुजारा कैसे होगा, और इस काम में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा होगा, तुम भी मज़े से रहना, मैं भी मज़े से रहूँगा, और घर वालों को क्या पता यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ना ही किसी गाँव में आड़ोसी पड़ोसी को पता, और गाँव में जाएंगे आराम से रहेंगे, किसी को क्या पता। गाँव में तो यही होगा कि हम बहुत कमा रहे हैं और कामयाब बन रहे हैं। अब दोस्तों जैसे तैसे पत्नी को वह मना लेता है, और उसके बाद यह गंदा धंधा शुरू कर देता है, देह व्यापार। वह लोगों को अपने कमरे पर लाता, कई बार तो वह लोगों से कहता है कि माल चाहिए, अगर माल चाहिए तो इतने पैसे लगेंगे और चलो मैं देता हूँ। और फिर उसकी पहचान उस मोहल्ले में, उस इलाके में ऐसी लग जाती है कि लोग उसको रोक रोक करके पूछा करते कि यार मेरी तारीख कब रखेगा उस औरत के लिए। और कुछ लोगों को पता भी लग चुका था कि यह इसकी पत्नी है। पहले पहले उसने ये बताया था कि ये मेरी पत्नी नहीं, मतलब अपनी पत्नी नहीं बताया था, ऐसे कहा था कि भाई ये धंधा करती है, मेरी जानकार है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगता है, और ऐसे ही एक बार वह अपने दुकानदार के बेटे सूरज से कहता है तुम्हें माल चाहिए तो बता देना। सूरज जो कि कभी भी आज तक किसी औरत के सानिध्य में नहीं आया था, और उसी की दुकान पर काम करने वाला मजदूर नागेंद्र जब उससे कह रहा था कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, पैसों की तो तुम पास कोई टेंशन है ही नहीं। तो अब जो सूरज होता है वह भी उससे कहता है कि मुझे भी मिला दो, और फिर सूरज की मीटिंग में अपनी पत्नी से करवा देता है। सूरज खूब मजे लेता है, पूरी रात भर पैसे देता है जितना देना होता है, और उसके बाद फिर से सूरज जाता है। और धीरे धीरे सूरज को पता लग चुका था कि यह जो पत्नी औरत है यह नागेंद्र की ही पत्नी है। अब तो दोस्तों सूरज बार बार आता, पैसे देता हजारों में, कई बार तो उनको बहुत सारे पैसे दे देता, 50-50 हज़ार रुपये एक एक रात के। और अब तो यहाँ पर नागेंद्र के मजे थे खूब, तो शराब पीता, बाइक नई ले ली थी, और बड़ी बाइक ली थी, बुलेट वगैरह 2-3 लाख की जो आती है, और पहनने के कपड़े अलग, और मतलब अलग ही स्टाइल उसकी बन चुकी थी। अब वह एक मजदूर नहीं रहा था, वह तो ऐसा लगता था जैसे न जाने कितनी कंपनियों का मालिक हो। अब तो दोस्तों यह मामला यहाँ पर चल रहा था, कई लोग दिन में आते, कई लोग जाते, और पत्नी जब थक जाया करती तो यह पति अपनी पत्नी को शक्तिवर्धक दवाइयाँ ला कर दे देता और कहता कि इनको खा लेना 10 मिनट पहले, अब की बार जब ग्राहक आए। इस तरह से पूरा दिन उसके घर पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती है, और वह नोट छाप रहे होते हैं दोनों। अब धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, जो उसका होलसेल का मालिक, दुकान का मालिक का लड़का था ना सूरज, जहाँ पर यह पति काम करता था, उसको इस औरत से प्यार होने लगता है, क्योंकि वह बार बार आता, कई बार तो दिन में 2-2 बार चक्कर लगाया जाया करता। उसको इस औरत नेहा से प्यार हो जाता है, और अब वह कहता है कि मैं तुम्हें किसी और के नीचे नहीं देख सकता, और अब तुम्हें यह काम छोड़ना होगा। लेकिन नेहा कहती है कि मैं भी छोड़ना चाहती हूँ, पूरे दिन भर मेरी तो रेल बनी रहती है, और मैं भी ये काम छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति नागेंद्र वो छोड़ने दे तब ना। अब तो यहाँ पर जो यह लड़का होता है सूरज,
यह नागेंद्र से कहता है कि नागेंद्र यार ये काम अब बंद कर दे और ज़रूरी नहीं है, अब बहुत सारे पैसे कमा लिए, क्योंकि सूरज ने ही अकेले ने 30 लाख रुपए दे दिए थे इन लोगों को। बार बार आता, संबंध बनाता और 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन 30 लाख रुपए का हिसाब था और ये अय्यासियाँ कर रहा था नागेंद्र। इसकी पत्नी भी मौज ले रही थी भाई, इसको चरम सुख मिल रहा था, साथ में घर का खर्चा भी और मज़े से रह रही थी। कुछ ऐसे कस्टमर भी आया करते थे जो इस औरत को भी शराब पिलाया करते थे, तो इसको भी आदत लग चुकी थी शराब वगैरह की और अय्यासी करने की। अब सूरज जिद पर अड़ जाता है कि मैं तुम्हें अब ये और धंधा नहीं करने दूंगा और मैं तुमसे शादी करूंगा। उस औरत से कहने लगता है सूरज, दुकान का मालिक। अब तो औरत एकदम से सतर्क हो जाती है कि अगर ये मुझसे शादी कर लेता है तो इसके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अपने पिता का इकला बेटा है, तो सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। यह इसकी बातों में आ जाती है और दोनों का प्यार इतना बढ़ जाता है कि अब जो है दोनों होते हैं, प्लानिंग करते हैं कि नागेंद्र को रास्ते से हटा देते हैं और उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे, शादी कर लेंगे। पूरी प्लानिंग कर ली जाती है दोस्तों। प्लानिंग के तहत शाम का समय होता है, नागेंद्र के पास ये बैठ करके सूरज शराब पीता है, उसको शराब पिलाता है और चिकन वगैरह बनाता है। और उसके बाद दोस्तों जब वह शराब के नशे में धुत हो जाता है तो नागेंद्र की हत्या कर दी जाती, गला दबा करके। और उसके बाद ये दोनों बाइक में बीच में बिठा करके उसको हाईवे पर बाइक समेत वहीं पर डाल आते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये अपने घर आ जाते हैं। घर आकर के संबंध बनाते हैं, सोचते हैं कि अब मामला और जो कांटा है वो निपट गया है, अब हम दोनों संबंध बनाएंगे और मज़े से रहेंगे। इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बुरा ये मामला और बहुत बुरा माहौल उस कमरे का बन गया होगा जहाँ पर यह कुकृत्य हो रहा होगा। यानी कि सुबह कोई आता, दोपहर को कोई आता, शाम को कोई आता और शक्तिवर्धक दवाइयाँ लगातार धुआंधार खाई जा रही थी और धुआंधार संबंध बनाए जा रहे थे। तो इस तरह से दोस्तों कई बार कई मामलों में ऐसे ऐसे मामले खुलते हैं लोगों के सामने कि जब लोगों की औकात पता लग जाती है, पता लग जाता है कि समाज के अंदर कितनी गंदगी फैली हुई है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं, कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं और फिलहाल ये गोवा में रह रहे हैं। परवीन चौधरी राजस्थान के हैं रहने वाले, वैसे फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं, हमारे वीडियोज़ को लगातार कमेंट करते हैं और देखते भी हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, मुनु श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, बिना सोचे संदीप को क्या कार्य नहीं करना चाहिए ऐसा, जी बिल्कुल जी। और गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं मुनु श्रीवास्तव जी। विशाल भोंसले कमेंट करते हैं, सर मेरा नाम भी लीजिए, विशाल भोंसले, महाराष्ट्र जिला बीड होगा शायद। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विशाल भोंसले जी आपका। और उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद आरपी कुशवाहा कमेंट करते हैं, मैं आपकी कहानी हमेशा सुनता हूं और बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई आपने, बिहार मोतिहारी का रहने वाला हूं, मुंबई में काम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी जहांगीर जी। मोहम्मद जहांगीर हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। फिलहाल जय यादव अहिरान हमारे भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं, हमारे वीडियोज़ को भी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और विमलेश कुमार फैंटास्टिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अखिलेश कुमार कुशवाहा कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ स्वपन डे कमेंट करते हैं। उसके बाद मथाब कमेंट करते हैं, जी मेरा भी नाम ले लिया करो कभी कभार, जी बिल्कुल जी मथाब भाई आपका नाम भी लिया है। ललित ठाकुर कमेंट करते हैं और विकास वर्मा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। विमल कुमार हैं, जय भीम, मैं यूपी 35 से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरिकेश अंबेडकर जी के भी कमेंट करते हैं, जय भीम सर कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। स्पिन कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं। अनूप भाई कमेंट करते हैं। धीरज बरनवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। स्वपन डे कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं, मिठाई और लुगाई को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए वरना तो, जी बिल्कुल जी, जय श्री राम। स्वपन डे कमेंट करते हैं। सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं और प्रवीण बघेल शिवपुरी से। उसके बाद पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं। रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। कृष्ण बोहरा कमेंट करते हैं। सीता पाल कमेंट करती हैं। स्वपन डे कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं और हमारे साथ
हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। छगनदास खारडाबान राजस्थान से। और उसके बाद दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले दिन लूँगा, यानी कि अगली वीडियो में लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।